नमस्कार। इस वक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिनको लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, जिनको लेकर आप उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि ऐसी खबरों के पीछे आखिर क्या है एजेंडा। हम आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल की क्यों मची हुई है रार और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को जब वो हाई कोर्ट से फटकार खाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जरूरी या मजबूरी, आखिर किस तरह से क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी का इस्तकबाल कर रहे हैं गठबंधन में, क्या वो सच में इस्तकबाल कर रहे हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सीबीआई करेगी संदेशखाली घटना की विस्तृत जांच। अब मॉलेस्टेशन के अलावा जो लैंड ग्रैबिंग का मामला था वो भी उसकी सीबीआई जांच करेगी। ये कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है और साथ ही साथ एनआईए को भी कवर दिया है कोलकाता हाईकोर्ट ने। इस विषय में भी बात करेंगे। तो बात पहले चरण के चुनाव प्रचार को भी होगी कि किस तरह से आज का दिन सुपर बुधवार साबित हो रहा है पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए। किस तरह से हो रहा है चुनाव प्रचार, इस पर बातचीत होगी। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर में की चुनावी जनसभा। कच्चुतीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। कहा बीते वर्षों में हजारों मछुआरे हुए गिरफ्तार। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को रिहा कराकर ला रही है वापस। पीएम की मेट्टुपालयम में जनसभा तो शाम को नागपुर के रामटेक में भी करेंगे पब्लिक मीटिंग। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में, तो राजनाथ सिंह की पश्चिमी यूपी में जनसभाएं। योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर की कठुआ में कर रहे हैं रैली। तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाई एड़ी चोटी का जोर। पश्चिम बंगाल के भूपतिनगर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। एनआईए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे पूछताछ। एनआईए को 72 घंटे पहले दिन होगी पूछताछ की जानकारी। वहीं कोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाया। अब जमीन हड़पने और उससे जुड़े दूसरे मामलों की भी जांच करेगी सीबीआई। आबकारी नीति मामले में जल्द सुनवाई की मांग के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को लगा झटका। वकीलों से मुलाकात बढ़ाने वाली मांग की याचिका खारिज की। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई। वहीं केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज। और मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने कहा नैतिक आधार पर न सही, अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद दें इस्तीफा। तो पूरे देश भर में किस तरह से तमाम सियासी खबरें आ रही हैं आप देख रहे हैं। और सबसे पहले बात दिल्ली के सियासत की, जहां अरविंद केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी पर रार मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। तो आज के दिन की हम आपको घटना बताते हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तारी से राहत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट से कल उनको फटकार मिली थी और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने कल उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईमेल भेजने को कहा है। सीजेआई ने कहा कि वो मामले को देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मामले को देखेंगे, पहले ईमेल करे अरविंद केजरीवाल। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। केजरीवाल ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस गिरफ्तारी में कुछ गलत नहीं है और कल अरविंद केजरीवाल की यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। तो अरविंद केजरीवाल के विशेषाधिकार, उनके प्रोटोकॉल पर भी जो
प्रश्न उठाए गए थे उस पर भी अदालत ने अपना रुख साफ किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती, कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। तो एजेंसी के जांच के दायरे पर जो सवाल उठाए गए थे उस पर भी कोर्ट ने अपना रुख साफ किया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। उन्होंने कहा कि जो निचली अदालत है, जहां ट्रायल कोर्ट जो है वो गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखेगी, हम उनके काम में बाधा नहीं बन सकते। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह से रिकॉर्ड किए गए इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। ये बड़ा हार्ड और हिटिंग स्टेटमेंट दिया था अदालत ने। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इस पूरे प्रकरण पर, आइए सबसे पहले वो सुनाते हैं आपको। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेगी और किसी के का भी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कोर्ट नहीं है। फिलहाल आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा इस पूरे प्रकरण पर, वो भी आइए सुन लेते हैं। ये सवाल नैतिकता का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म। सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं विकास सारथी। विकास, किस तरह से आज अदालत का रुख रहा? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जी निखिल, जैसा कि हर मामले में होता है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच जो नए मामले होते हैं उनके लिए एक मौका देती है कि आप मेंशन करके कोर्ट से अपनी तारीख मांगें। हालांकि इसकी लिस्ट पहले ही तैयार हो जाती है, यानी एक पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन सा मैटर मेंशन किया जाएगा। लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को उठाया। उस पर कोर्ट ने यह कहा कि आप जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से पहले हमें ईमेल कीजिए, जिसको फिर रजिस्ट्रार लिस्टिंग देखेंगे, चीफ जस्टिस देखेंगे और फिर कोई उसका दिन तय किया जाएगा। तो साफ है कि उनकी जो याचिका थी उस पर आज सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सीजीआई की कोर्ट का जो भी कामकाज था वो बोर्ड ओवर हो चुका है। अब ऐसे में आज सुनवाई की कोई संभावना नहीं दिखती है। निखिल, कल ईद की छुट्टी है, कल भी इसलिए सुनवाई के लिए ये मामला लिस्ट होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि हमने देखा है कि जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो ये मांग भी की जाती है कि एक अर्जेंसी दिखाते हुए कि छुट्टी के दिन भी कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन इसमें अर्जेंसी मुझे लगता नहीं कि इस तरह की है कि कोर्ट छुट्टी के दिन इस पर सुनवाई करेगा। दलील यही थी अभिषेक मनु सिंघवी की, 2 लाइन वो बोल पाए सुबह। उन्होंने ये कहा कि एक अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उनकी याचिका स्टैंड नहीं करती है, उसमें मेरिट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट उनके साथ भी साझा नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो एक ये सवाल उठा रहे थे कि ईडी ने जो डॉक्यूमेंट्स हाईकोर्ट को दिए थे उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और हाईकोर्ट के आदेश को पलटे। अब सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा ये अभी तय नहीं है। अर्जेंट लिस्टिंग आज नहीं हो सकी, आगे आने वाले 2 दिनों में हो पाएगी, इसकी भी उम्मीद काफी कम है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो अगर इसको दूसरे अर्थों में समझा जाए तो जिस तरह से जल्द राहत और जल्द सुनवाई चाहते थे अरविंद केजरीवाल, वो तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पाया है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां कल की, उसके बाद आपको ये क्या कुछ पता चल सका है कि जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो क्या कुछ नई दलीलों के साथ जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, इनकी सबसे बड़ी दलील वही है जो आज 2 लाइनें जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कही, और वो ये थी कि एक इस तरह का दस्तावेज जिसके फैक्ट्स को या जिसके जेन्युइननेस को वो संदेहास्पद मानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कि आखिर वो डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं उनकी क्या
उनमें कितना सच्चाई है, वो कितनी ठोस है, इस बात को वो चुनौती दे रहे हैं। और दूसरा, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कुछ अन्य मामलों में ये कहा था कि सील्ड एनवेलप में कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, वो एक गलत परंपरा है। हमेशा क्या जानकारी है वो दोनों पार्टीज के बीच साझा होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि वो उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी क्योंकि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है कल का, वो 106 पन्ने का, उसमें हाईकोर्ट ने बहुत विस्तार से अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर चर्चा की है। और हालांकि इस स्टेज पर मेरिट्स पर चर्चा क्योंकि खुद पेटिशनर्स की तरफ से शुरू की गई, हमने देखा है कि ज्यादातर ऐसे मौकों पर मेरिट्स पर चर्चा नहीं की जाती है और रिलीफ मांगा जाता है। लेकिन क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने यानी अभिषेक मनु सिंघवी और जो वकील थे, उन्होंने मेरिट्स पर भी चर्चा की, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर भी अपनी बातें कही। जैसे कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में और उससे पैसा आएगा, उससे किकबैक्स आएंगे, इस साजिश में अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका दिखती है प्रथम दृष्टया। और दूसरा, आपके कन्वीनर के तौर पर वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, और पार्टी ने ये पैसा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया, इसीलिए उस भूमिका में भी अरविंद केजरीवाल का नाम सीधे सीधे आता है। तो ये प्राइमा फेसाई हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही नेगेटिव है अरविंद केजरीवाल के लिए, और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी अपील के वक्त इन ऑब्जर्वेशंस को लेकर के। सुनवाई कब होगी निखिल, अभी ये निश्चित नहीं है। जी, सुनवाई कब होगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे और जो टिप्पणियां रही वो निश्चित तौर पर बेहद तल्ख थी, और कम से कम अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर इससे झटका लगा होगा। फिलहाल आज भी उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और अब खबर करेंगे कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, जरूरी है या मजबूरी है, किस तरह से जो इंडिया का गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं जो उनके साथी दल हैं, खासतौर पर जो रीजनल पार्टीज हैं, जाहिर तौर पर जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं वो उनको किस तरह से देख रही हैं, ये इस पर चर्चा होगी। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जरूरी या मजबूरी, किस तरह से उनको जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं वो ले रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर क्यों जो कांग्रेस पार्टी को मजबूरी के तौर पर ले रहे हैं क्षेत्रीय दल। 27 दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच लगभग सुलझ गया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी कांग्रेस पार्टी को ही देनी पड़ी है। क्या गठबंधन जरूरी है?
2024 के चुनाव क्षेत्रीय दलों के सामने अस्तित्व बचाने का संघर्ष माना जाता है। सपा नेता अखिलेश यादव अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहते हैं कि यह चुनाव संविधान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, जो चुनाव घोषणा पत्र है उसका नाम दिया है, वो जारी किया है। अखिलेश यादव भी कांग्रेस की तरह ही कहते हैं कि इसके बाद देश में फिर चुनाव नहीं होंगे। मुद्दे के अभाव में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से खतरे का नारा बुलंद करती हैं। लेकिन सीट देने के मामले में रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ वादाखिलाफी भी कर रही है। कई महीनों के बैठक के बाद महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया है। यह महाराष्ट्र की बात हो रही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महाराष्ट्र का, उसको भी जानने की जरूरत है। शिवसेना उद्धव ने 21 सीटें ली हैं, जबकि कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली हैं। तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस को महज 17 सीटें। एनसीपी ने अपने प्रभुत्व वाले 10 सीटें हासिल की हैं, लेकिन कांग्रेस को मुंबई की दोनों सीटें छोड़नी पड़ी हैं। वही मुंबई, जहां पर कभी कांग्रेस का परचम लहराता था, अपनी दोनों सीटें मुंबई से छोड़नी पड़ी। एनसीपी के साथ कांग्रेस ने पिछली बार 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सीट छोड़ने की क्या मजबूरी है? तो 26 से 17 पर आ गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार में सपा और आरजेडी ने ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करा चुके थे, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। इसको लेकर भी काफी रार हुई, लेकिन उनको सीट नहीं दी गई। लालू यादव ने अपने 2 बेटियों को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। उनकी 2 बेटियां चुनाव मैदान में उतरी हैं। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि लालू यादव के परिवार के एक सदस्य की और एंट्री हो गई है पॉलिटिक्स में। परिवार का जो दायरा है वो और बढ़ गया है, लेकिन पप्पू यादव को जगह नहीं मिली है। ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को एक भी सीट देने से मना कर चुकी थी, लेकिन गठबंधन में है, वो गठबंधन में बनी हुई है। दिल्ली में आपने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी हैं, लेकिन बदले में गुजरात और गोवा में सीट हासिल की है। जाहिर है बीजेपी जब यह नारा देती है कि अब की बार 400 पार, तो क्षेत्रीय दलों की चुनौती बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। वहीं राष्ट्रीय फलक पर उभरी बीआरएस तेलंगाना में ही संघर्ष कर रही है। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किया था, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर संघर्ष करना दूर है। महागठबंधन से नीतीश के अलग होने से आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। माई समीकरण के भरोसे पार्टी इस बार बाप का दावा करती है। माई समीकरण मुस्लिम यादव के समीकरण के भरोसे थी पार्टी, इस बार बाप BAAP से तात्पर्य है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर यह एक बड़ा सवाल है कि पार्टी अपनी जीत को लेकर गठबंधन को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो कांग्रेस पार्टी पर संशय बना रहा उनके रीजनल पार्टीज का। वहीं राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने की बात कहकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो राज ठाकरे भी अब उनके साथ नहीं रहे, उन्होंने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। और क्या कुछ कहते हैं इस पर अलग अलग दल इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जयंत चौधरी आरएलडी के नेता, जो पहले कभी गठबंधन में थे, अब वो एनडीए के साथ में क्या कहते हैं। वो इंडिया अलायंस अभी कागज पे, जमीन पे कोई गतिविधि उनकी नहीं है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं पहले चरण चुनाव में। आज मैं 3 पार्लियामेंट के क्षेत्र में जा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। इंडिया का एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ है। वो सिर्फ कैंडिडेट के सहारे हैं। कैंडिडेट को जितना वोट मिल जाए उतना उनको मिलेगा, उनके नेता कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता इस विषय पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। आघाड़ी का मतलब ये नहीं होगा कि मुंबई कांग्रेस का आप अवमानित करेंगे, आप अपमान करेंगे। मुंबई कांग्रेस का एक से है, कांग्रेस की नींव यहाँ है। कांग्रेस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई है। आज मुंबई के कार्यकर्ताओं को हम क्या बताएंगे। तो ये नाराजगी है
भले आज सीट शेयरिंग जो है वो डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इस डिक्लेयर होते हुए मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है नाराज है। तो मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, क्या सोचेगी ये समझने की बात है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना के साथ में है संजय राउत, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। नाराजगी नहीं है, आपने देखा कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। तो उद्धव ठाकरे को सीटें मिली हैं, शिवसेना को 21, तो ऑल वेल है निश्चित तौर पर। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। विनोद जी, कांग्रेस के अगुवाई में कोई एक समय था कि उसकी अगुवाई में गठबंधन बना करते थे और उसके साथ ही साथ जो तमाम दल थे वो उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी राज्य में सेंट्रल पोजीशन में या लीडिंग पोजीशन में नहीं दिखाई देती है, और शायद यही उसके लिए भी चुनौती है और क्षेत्रीय दलों के लिए भी। निखिल, जब आप नेताओं की प्रतिक्रिया दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट पे, तो आप कांग्रेस के एक नेता की प्रतिक्रिया आप सुनिए जी, और वो किस तरह से गंभीरता से अपनी बात रखते हैं कि मुंबई की जो सीटें थी, जो पारंपरिक सीटें थी जिसे कांग्रेस लगातार जीतती रही है, वो सीटें इस बार कांग्रेस के बदले शिवसेना उद्धव को दिया गया। तो आप ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखिए और उधर आप कांग्रेस नेतृत्व की बेचारगी देखिए, दोनों चीज आपको साथ साथ दिख रही है। तो पूरे देश में ऐसे हर राज्य में आप चले जाइए तो कांग्रेस के ये नेतृत्व का जो भी फैसला हुआ हो दिल्ली में बैठ के, लेकिन वहां अगर लोकल लेवल पे जाइए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसी तरह है जैसे आपने अभी मुंबई के एक नेता की आपने प्रतिक्रिया दिखाई है। सवाल ये है कि आप देखिए कि कल से प्राइम मिनिस्टर मोदी तमिलनाडु के दौरे पे है। कल उनका आपने जो रोड शो देखा होगा, ये भव्य रोड शो एक नया एक राजनीतिक एक समीकरण की बात आपको वहाँ पे दिखा रहा है पूरे देश में। जो राजनीति अभी तक उत्तर और दक्षिण की बात हो रही थी, वहाँ सीधे सीधे बीजेपी इस बार तमिलनाडु में डीएमके को एक मुकाबला देने के लिए, और कह सकते हैं कि उनको एक तरह से आप डिफीट देने के लिए वहाँ एक उस उत्साह से वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और वहां आप ये देखिए कि वही डीएमके है जिसके साथ में कांग्रेस का अलायंस है, जो 50 साल पहले कांग्रेस को अगर डीएमके ने तमिलनाडु से विदा किया तो आज तक वहां आ नहीं पाए। यही हाल आप तमिलनाडु से अगर आप उत्तर भारत की तरफ आए तो आप बिहार में देख लीजिए, वही आरजेडी है जो कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंका था लालू यादव ने, और आरजेडी के साथ में कम से कम 25 साल से कांग्रेस अभी अपना अलायंस किसी न किसी रूप से करती रही है। सपा का आप देख लीजिए कि मुलायम सिंह के दौर से लेके अब तक कांग्रेस किसी न किसी रूप से सपा के साथ में अलायंस में है। आप चले जाइए बंगाल में चले जाइए, वो टीएमसी के साथ में है और नहीं है, इसके बीच में उनके पॉलिटिक्स जो है हर बार एक अलायंस में बनता है बिगड़ता है। ये सारे चीजें आपको दिखा रहा है कि जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये मजबूरी है या जरूरी है। अगर गठबंधन ही जरूरी थी तो कांग्रेस को हर जगह पे जो एक तरह से एक सेक्रीफाइस करना पड़ा है, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ में हो, सपा के साथ में हो, चाहे आप आरजेडी के साथ में हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ में हो, इन सारे चीजों में आप देखें तो कांग्रेस नेतृत्व पे एक सवाल जरूर हर कार्यकर्ता कर रहा है कि कांग्रेस कहाँ है। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल किए जाएंगे कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ विजय कौशिक जी मौजूद हैं। विजय कौशिक जी, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है। कार्यकर्ता आपके ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम नाराज हैं, कांग्रेस कहाँ है। आखिर क्या इतनी मजबूरी थी कि जिन क्षेत्रीय दलों ने आपकी पार्टी को तमाम उन राज्यों की फहरिस्त, अभी आप देखिए चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, समाजवादी पार्टी ने किया, आरजेडी की बात, बिहार की बात करें, तमाम वो पूरी एक लंबी फहरिस्त है। आपको जिन दलों ने हाशिए पर लेकर आए, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बीजेपी को हराने के लिए इतने आकुल दिखाई देते हैं कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति को लेकर दुखी है, परेशान है। वो भी उन जगहों पर जहां हम हर तरह से मजबूत हैं, वहां भी गठबंधन के चलते सीटें दूसरे दलों को देनी पड़ी। आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया था, हरियाणा दिल्ली के अंदर उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस के साथ शेयर की हैं और बदले में 2 अन्य राज्यों में सीटें ले ली। लेकिन एक राज्य और है जहां उन्होंने हमसे एक सीट ली है, वो है हरियाणा। जी, जबकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, फिर भी हमने ली है।
अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इन सब मुद्दों पर गहन चिंतन हुआ था। जैसे आपने बताया, समाजवादी पार्टी का मुद्दा है संविधान बचाने का, संविधान, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो देश को बचाने का है। देखिए, संविधान भी तभी बचेगा, कांग्रेस भी तभी बचेगी, कोई दूसरा विपक्षी दल भी तभी बचेगा, ये जितना भी जो देश की व्यवस्था है तभी बचेगी जब ये देश बचेगा। अगर देश को चौपट कर दिया मौजूदा सरकार ने बिल्कुल बुरी तरह से, तो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या कर लेगी देश के लिए? कुछ नहीं कर पाएगी साथ। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी 2024 की सत्ता अच्छा, देश और संविधान खतरे में कैसे है विजय जी, थोड़ा ये भी बताते चलिएगा दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ा एक एम्बिगुअस सा सवाल होता है जब कहते हैं कि देश और संविधान खतरे में है। आपके पिताजी ने आपको 500 गज का मकान दे दिया और एक बिजनेस दे दिया चलाने के लिए कि बेटा इनकी देखरेख और इनको आगे बढ़ाना है, इनकी मरम्मत रखनी है। अब आपने क्या किया, उस 500 गज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डर से कर लिया, उसने उस पर 5 फ्लोर बना दिए, बदले में आपने 2 फ्लोर तो उसे दे दिए बिल्डर को और 2 फ्लोर अपने निजी लाभ के लिए बेच दिए, रह गया आपके पास 1 फ्लोर। और ये स्थिति आ जाएगी कि एक दिन आप उसी मकान में किराएदार हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बिजनेस आपको मिला वो आपने कर्जा ले लेकर कर्जा इतना बढ़ा लिया कि भी उसका ब्याज में आपका सारा बिजनेस जो है सड़क पर आ गया। तो जब आपका संस्थान नहीं बचा तो आप कहां से बचेंगे? माननीय मोदी जी ने वही किया। आज देश के ऊपर चाहे 205 लाख करोड़ के कर्जे की बात हो, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि आज जो बेरोजगारी दर है भारत में वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई है। यानी कि अंग्रेज हमारे देश के दुश्मन थे, उनसे भी बड़े दुश्मन आज की मौजूद सत्ताधारी लोग हैं जिनके राज में बेरोजगारी दर इस रिकॉर्ड स्तर। क्या कांग्रेस के समय में कर्ज मुक्त थे हम? ये सब बताते चलिएगा। ये भी बता देता हूँ, पिछले 70 साल में देश के ऊपर कर्जा हुआ था 55 लाख करोड़ का। यानी कि कांग्रेस राज के समय में ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख करोड़ कर्जा हुआ होगा और एकदम 205 लाख करोड़। और मैं एक बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, आरबीआई ने क्वेश्चन किया है कि भाई अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा आपके देश में? ये सारे आंकड़े मैं बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े कहां से आप लेकर आए मुझे नहीं मालूम। सुनिए, आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई ने पिछले दिनों चिंता व्यक्त की है। उसने कहा है कि शेयर बाजार में ये जो तेजी दिखाई दे रही है ये एक नकली तेजी है, ये एक बबल है, कभी भी फूट सकता है और इन बढ़े हुए रेटों पर बैंकों ने जो कर्जा दिया। ये आरबीआई से कहा, आरबीआई में किसने स्टेटमेंट दिया है विजय जी? आरबीआई में किसने स्टेटमेंट दिया है कि ये बबल हो सकता है और आरबीआई डरा हुआ है? सुनिए ना, ये अखबारों में स्टेटमेंट है आरबीआई की तरफ से। मैं आपको कहूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है सारा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूं कि ये सारे स्टेटमेंट से। अब इसका जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह से। ठीक है जी। निखिल जी, जब कोई राष्ट्रीय पार्टी जो देश में लंबे समय तक हुकूमत की हो और जब उसकी नाव डूबने लगे तो कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है, मरता क्या नहीं करता। अरे भाई, इनसे पूछा आपने कि क्षेत्रीय दलों पे क्यों इतना आश्रित हो गए? वही क्षेत्रीय दल जो आपसे टूट कर जाके अलग बने, जो जिन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चाहे टीएमसी हो, एनसीपी हो, किससे निकली हुई हैं? आपसे निकली हुई आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ अपनी पार्टी को खड़ा किया? आपके खिलाफ खड़ा किया। तो उस पे ये नहीं गए, ये चले गए इधर उधर की बातें करने। ये पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जितने दल नहीं, वो तो यही कह रहे हैं एसएन सिंह साहब, ये कह रहे हैं कि दरअसल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उन्हीं लोगों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है जो उनके साथ कभी राजनीतिक विरोधी थे। नहीं, देखिए वो क्यों करना पड़ रहा है। आप देखे होंगे जितने खूंखार जानवर होते हैं, मनुष्य नहीं, वो पशुओं में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जब लगता है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुन लीजिए, अरे मैं बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बताओ। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब आदमी को लगता है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो मरता क्या नहीं करता। ये तो दादा परदादा की कहावत है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी जो इनके 400 पेज के भ्रष्टाचार को लेकर घूमती थी, आप उसके चरणों में गिरे हुए हैं। जो एनसीपी, जो टीएमसी आपके खिलाफ में बनी, उसके चरणों में गिरे हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उन्होंने कहा कि तो विदेश की पार्टी है और जीवन भर विदेश की पार्टी रहेगी।
भाई जिसको अंग्रेजों ने बनाया तो उन्होंने कहा कि क्या गलत किया, उसको हम कभी समर्थन नहीं देंगे, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और मैं तो कहूंगा निखिल जी, हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष की कुर्सी होती है ना, कुर्सी भी समाप्त हो गई है। तो अब ये जान रहे हैं कि हम पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं, तो फिर वही कहावत, मरता क्या नहीं करता। अब इन्होंने कहा मोदी जी ने क्या किया। भाई मोदी जी ने तो इतना सुंदर कार्य किया है, आपके लिए तो कार्य किया नहीं, आप जो कार्य करते थे, संस्थाओं को बेचने का कार्य आप करते थे, संस्थाओं पे जो कर्ज बढ़ाने का कार्य आपने किया। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को, अब सुन तो लीजिए, विजय जी आएंगे, विजय जी आ रहे हैं आपके पास, बताऊंगा विजय जी मैं तर्क सहित आपको बताऊंगा। विजय जी क्या होता है, जब आप कोई भी कार्य कराने जाएंगे, जब बॉर्डर पे 17 कॉरिडोर बनाएंगे, जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जब रैपिड रेल बनाएंगे, जब डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, जब अमूल की फैक्ट्री लगाएंगे, जब नोएडा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, जब बुनियादी ढांचे में विकास करेंगे, तो निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? अगर हम विकास कर रहे हैं तभी ना। और कोई सरकारी या विदेशी एजेंसी नहीं, पूरी दुनिया के लोग आज भारत के तरफ अच्छे मन से देख रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन ऐसे सोच के लोग, ऐसे कांग्रेसी सोच के लोग, ऐसे समाजवादी पार्टी के सोच के लोग, जिनको सत्ता प्यारी है, वो सत्ता के नाते निखिल जी कुछ भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनता सबसे बड़ी, निखिल जी 10 सेकंड, जी, जनता सबसे बड़ी वो होती है कि वो तय करे कि कौन अच्छा कौन बुरा। अभी 5 राज्यों का चुनाव होता है, जनता किसको मत देती है? 2014 में किसको मत देती है? 19 में किसको मत देती है? उत्तर प्रदेश में 17 में किसको देती है? 22 में किसको देती है? देश में आज और प्रदेशों में किसकी सर्वाधिक सरकार है? उसकी जो विकास का कार्य कर रहा है। ऐसे मोदी जी जो गरीब कल्याण की योजना चला रहे हैं, आपको तकलीफ ये हो रहा है कि आप जो तुष्टीकरण का कार्य करते थे, वो तुष्टीकरण का कार्य नहीं हो रहा। आज सबका साथ सबके विकास का कार्य हो रहा है। आप बताइए, आपने 70 साल में जितना कार्य किया, इस 10 वर्ष में उससे 10 गुना अधिक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, तो खर्च होगा। ठीक है, एसएन सिंह जी आपको पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी ये कह रहे हैं कि दरअसल देश बचाने की बात नहीं है, पार्टी बचाने की बात है, सत्ता बचाने की बात है। अब लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये सब लोग मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि एक समय ऐसा आया था, इस देश की सरकार को देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था देश को चलाने के लिए। लेकिन एक बात उस समय भी थी और आज भी है कि उस समय भी देश के आरबीआई के रिजर्व फंड से किसी भी सरकार ने पैसा नहीं निकाला था। ऑन रिकॉर्ड है, 70 सालों में किसी भी सरकार की ऐसे बुरे दिन नहीं आए कि उसे आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा निकालना पड़ा हो। मोदी सरकार ने 2 बार के लाख करोड़ रुपए आरबीआई के उस रिजर्व फंड से निकालकर, तो इसकी वजह से आपने दूसरे दलों से हाथ क्यों मिला लिया? सवाल जो मूल सवाल है जी, उस पर भी आइएगा थोड़ा। जी जी, देश के हालात हम ये मानते हैं कि बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था कभी भी डूब सकती है, देश हर मोर्चे पर परेशान है, घिरा हुआ है और जूझ रहा उन परिस्थितियों से जिसमें लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ, महंगाई बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, लोग इतनी खराब आर्थिक स्थिति में है केवल मोदी सरकार की नीतियों के कारण। ठीक है, अगर शेयर बाजार में दाम, चलिए ये जो आपकी बात है ये आम लोग सुन रहे हैं। ठीक है निखिल जी 10 सेकंड दीजिए। भाई राहुल गांधी जी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको मना कर देना ही चाहिए। इनको मना ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि देश के हालात बहुत अच्छे हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। लेकिन हमेशा से भारत को कमजोर मानने वाले हैं। भाई जब भारत को वीटो पावर मिल रहा था, विजय जी लड़ाई के लिए बैठे हैं क्या? विजय सुनिए, अरे विजय जी सुन तो लीजिए। अरे जवाब नहीं देते आप। विजय जी आप सुनिए तो, अब सुनिए घोषणा पत्र विजय जी आएंगे आपके पास। अरे विजय जी आएंगे आपके पास। विजय जी आएंगे आपके पास, मैंने मना नहीं किया। विजय जी मैंने मना नहीं किया कि नहीं आएंगे, एक एक करके बोलिए ना। इन्होंने कहा कि नहीं चाइना को दे दिया जाए, जब अगर कोई द्वीप दे देते हैं, कश्मीर दे देते हैं, तब भी कहते हैं कि नहीं वो हालात ऐसे थे कि दे देना चाहिए, हम कमजोर हैं। जब कश्मीर दे देते हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तब भी कहते हैं कि नहीं भारत कमजोर था, इस नाते चला गया। चाइना को जब 30,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे देते हैं, तब भी कहते हैं हम इस नाते दे देते हैं कि भारत कमजोर था। हमेशा आपको भारत कमजोर क्यों लग रहा है? पूरी दुनिया कह रही कि अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था। विजय जी बीच में मत बोलिए, हम आपके पास आएंगे। बढ़ता हुआ विकास करता हुआ भारत,
दुनिया भारत के तरफ सकारात्मक नजरिए से देख रही है, और कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी हो, अभी नकारात्मक सोच के साथ चली। तो यही तो कहा जा रहा है। इसी नाते देश की जनता ने आपका साथ छोड़ा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे तमाम जो देश के लोग हैं, वो दुनिया में जाकर भारत का नाम कर रहे हैं, और इनके नेता जाकर विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं, और इनको देखिए चैनल पर बैठ के बदनाम कर रहे हैं। अरे सुंदर भारत, बहुत ही मजबूत भारत, और ऐसा भारत जो 120 देशों को कोरोना कालखंड में मदद करता है, 108 देशों को रक्षा आयुध निर्यात करता है। आज रक्षा आयुध जो हम इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। आज यही तो भारत है। ये बदलता हुआ। विजय जी जल्दी से आप बोलिए। विजय जी जल्दी से बोलिए। लेकिन ये बात जो आपने कही कि आज स्थिति यह है कि जो भारत के नागरिक हैं वो मरने की कगार पर हैं, ये कुछ गले उतरा नहीं। ठीक है, आप विरोध करें, लेकिन शायद ये दर्शक भी सुन रहे होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि सचमुच क्या ऐसी स्थिति है। चलिए आप अपनी बात रखिए जी। बिल्कुल ऐसी स्थिति है। कर्ज लेकर घी पीने से ना देश का भला हुआ, ना जनता का भला हुआ। जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोरोना वैक्सीन एक घोटाला थी। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? चलिए जनता मूल्यांकन में एसएन सिंह जी बीच में मत बोलिए, उनको खत्म करने दीजिए। ये बीच में बोल रहे थे, इसलिए कोई बात ने चंदा लिया। उस वैक्सीन कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया। टनल बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया, तो चंदा लिया। अरे मारुति में आपका शेयर, एंडरसन के साथ आपका शेयर, पूरी दुनिया में देखा। चर्चा नहीं कर रहे, भारत में आप लोग पॉइंट पे चर्चा नहीं कर रहे। मैं मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर कोई पॉइंट आपको रेस करना हो विजय जी, कोई पॉइंट रेस करना हो विजय जी। अगर ये कोई भी देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत हो। आज देश की जनता आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया। आर्थिक रूप से कमजोर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इसलिए आप गठबंधन में कोई बात नहीं। आप दोनों लोग मत बोलिए। मुझे बहुत जल्दी से जाना है विनोद मिश्रा के पास। विनोद मिश्रा जी, क्या ऐसी खराब आर्थिक स्थिति है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अपने ही विरोधी दलों से, जो कभी उनके विरोधी दल थे, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा है, और इससे बदल क्या जाएगा? क्या संविधान बच जाएगा? निखिल, मुझे तो लगता है कि विजय जी हमारे डिस्कशन में कहीं एकदम डिरेल हो गए हैं। विजय जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अब ये है कि आप बीजेपी के साथ में जब कभी भी बात करते हैं तो ये आपका हक बनता है, आप अपने तर्क को रखिए। लेकिन हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, ये फेक नैरेटिव आप बात करेंगे तो हम इसका काउंटर जरूर करेंगे। हम इसलिए काउंटर करेंगे कि जब आप यूपीए के दौर में सरकार आपकी थी 2013 तक में, शेयर मार्केट का, स्टॉक का, आप ये देखिए 25,000 का सेंसेक्स था। आज 10 साल में मोदी गवर्नमेंट में आप 75,000 का शेयर का आज का देखिए, आज है जी। तो आप जब इस चीज़ को देखते हैं, इसको आप किस नैरेटिव से लाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। कम से कम ये फेक न्यूज़ जब लाते हैं तो कम से कम इस बात को रखिए कि देश में जो चीज़ें हैं ये आपका भी उतना ही है जितना बीजेपी वाले का है। आप ये गलत नैरेटिव मत फैलाइए कि आपके ही नेता ने अभी वायनाड से नामांकन किया है, राहुल गांधी, जो एसएन सिंह कह रहे थे 4 करोड़ शेयर में उनका पैसा है, म्यूचुअल फंड है, अलग अलग नेशनल पॉलिसी सब है। तब जब इतने चीजें, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर बनके जब वो पैसा लगाते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली उनको भरोसा है कि ये पैसा कमाएगा मार्केट में। आप झूठ बोल के यहाँ पे उसके साथ में चीटिंग कर रहे हैं लोगों को, ये नैरेटिव मत बोलिए। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सीधे सीधे हमारा डिस्कशन है कि रीजनल पार्टियों के दबाव में कांग्रेस क्यों आई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो बीजेपी का विकल्प हो, ये देश के लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देश के लोग सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की पार्टी बन के रह जाए, और कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट लेना पड़े बिहार में, कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट लेना पड़े महाराष्ट्र में, यूपी में, केरल में। हर जगह कांग्रेस पार्टी अगर डिक्टेट लेते हुए दिखेगी तो डेफिनेटली आप मानिए कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसका चरित्र गौण होगा। हम लोग जो डिस्कशन आज ये कर रहे थे कि आखिर ये पीएम मोदी का जो चैलेंज है, जिस चैलेंज को लेकर आज तमिलनाडु में उतरे हैं, और वो किस तरह से डीएमके को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, उनके सारे जो नैरेटिव्स थे, उसके फिलॉसफी थे पार्टी के, उसको एकदम दरकिनार करवा रहे हैं लोगों के बीच में। तो ये मजबूती आज तक कांग्रेस क्यों नहीं ला पाई, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है आज का कि आप सपा के साथ में जब हाथ मिलाते हैं तो आपको अभी भी व्यवस्था है कि अमेठी और रायबरेली की सीटें आपने छोड़ी हुई है कि किसको उतारेंगे, जबकि आपको सपा की तरफ से गारंटी है कि वो कैंडिडेट नहीं देना।
तब भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हुई है, ये विचार करने की चीज़ है। अब स्टॉक एक्सचेंज और ये सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे, जो देश अभी इकोनॉमी के रूप में देखिए दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। जी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़े हुए हैं हम लोग। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह जी, विजय जी और विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। और किस तरह से सीबीआई अब संदेशखाली की घटना की विस्तृत जांच करेगी और एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो उनके लोग हैं, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, ये कहना है कोलकाता हाई कोर्ट का। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सीबीआई करेगी संदेशखाली घटना की विस्तृत जांच, और उसके साथ ही साथ एनआईए के जो अधिकारी हैं भूपति नगर मामले में, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पश्चिम बंगाल की में कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की संदेशखाली की दिल दहला देने वाली घटना को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की जांच सीबीआई को सौंपी है। दरअसल इसकी जांच सीबीआई को सौंपी हुई थी, और उसके साथ ही साथ कहा है कि जो लैंड ग्रैबिंग से जुड़े हुए मामले हैं, जो उससे जुड़े हुए विस्तार से जो जांच है, वो अब सीबीआई कर सकेगी। कोर्ट की निगरानी में इस जांच की रिपोर्ट सीबीआई अदालत को सौंपेगी। पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। कोर्ट ने कहा कि अगर संदेशखाली का मामला 1% सच हो तो भी यह बहुत शर्मनाक है। उधर बम ब्लास्ट की एक घटना की तहकीकात करने एनआईए को लेकर बंगाल पुलिस ने एक केस दर्ज किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के अधिकारी की गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया है। कहा है कि जांच एजेंसी के अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर बंगाल पुलिस पूछताछ करना चाहती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करनी होगी। हैरानी की बात यह है कि संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ। ममता ने ईडी की निंदा की। इस बार एनआईए को कसूरवार माना गया है। ममता कहती हैं कि रात में जाने की क्या जरूरत थी। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो अदालत का आदेश आया है वो तो हमने देखा, दर्शकों को बताया भी, इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इस आदेश को समझना चाहिए? देखिए निखिल, दो बात है। जैसे आप रिपोर्ट में बता रहे थे, 5 जनवरी को ईडी के ऊपर हमला, ममता बनर्जी ने ईडी की आलोचना की। फिर 6 अप्रैल को एनआईए के ऊपर हमला, ममता बनर्जी ने एनआईए के खिलाफ अपना जो है तीखे जवाब से अपना जो है उसका आलोचना की है जी। और दोनों जगह पे संदेशखाली में ईडी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किया गया और
भूपति नगर में एनआईए के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश किया गया जी। तो आप समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल मूव तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है बारी बारी में कि ईडी या एनआईए या सीबीआई इस तरह की जो जांच एजेंसियां है इनके खिलाफ बंगाल के लोगों को भड़काओ और इतना दूर तक भड़काओ कि ये जो लोग जब एनआईए के हिसाब से या ईडी के हिसाब से तहकीकात करने के लिए आए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दे। ये देश के लिए कितना खतरनाक है शायद अभी चुनाव जीतने की चक्कर में ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये खतरनाक एक तरीका है, ये लोग भी समझ रहे हैं। देखिए लोग समझ रहे हैं, इसीलिए ना अदालत का जो कहना है, अदालत का कहना वो तो अगर इस तरह से हम कहें कि अदालत पब्लिक परसेप्शन की एक एक्सटेंशन है, लोग जो सोचते हैं उसको ही कानूनी भाषा में अदालत की तरफ से बताया जाता है। तो दोनों जगह पे जिस तरह से अदालत ने ममता बनर्जी शासक तृणमूल कांग्रेस को फटकार लगाया है, यह देखकर कम से कम अब तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुप्पी साधना जरूरी है। देखिए संदेशखाली मामले पर अदालत ने बताया कि वहां पे जो जमीन जबरदस्ती हड़पा गया है, जहां पे इस जमीन का चरित्र बदला गया है, कोई जमीन है जो तालाब है, उस तालाब को प्रॉन कल्टीवेशन के लिए बना दिया गया, तो ये जो जमीन का कैरेक्टर बदला गया है, ये दोनों ही सीबीआई को जांच करना पड़ेगा। इसके साथ जो निर्यातन की बात है, जो मोलेस्टेशन की बात है, रेप की आरोप है, वो तो है ही, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इस तरह से सीबीआई का दायरा बढ़ा दिया गया और एनआईए के खिलाफ भी जिस तरह से मामला वहां पे बनाया गया था भूपति नगर में, वहां पे भी अदालत सीधी तरह से बता दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं, आप चलाओ, आपका इन्वेस्टिगेशन अगर चलाना चाहते हो तो चलाओ, लेकिन इसका फाइनल रिपोर्ट भी आप जमा नहीं कर सकते। तो इस तरह से फटकार शायद किसी भी राजनीतिक दल को इससे पहले कोई अदालत दी है, यह तो मुझे मालूम नहीं है निखिल। जी निश्चित तौर पर। तो ये एक बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल के लोग भी इसको बहुत करीबी से, बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। उस पर उनका रिएक्शन इन चुनावों में जरूर समझ में आएगा, ऐसा मुझको लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। और बात करेंगे पहले चरण के चुनाव प्रचार की, जो कि तेज हो चुका है, और पहले चरण में जो सभी दलों के स्टार प्रचारक हैं वो अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर, पीएम समेत कई बड़े नेताओं की रैलियों का रेला रहा है। आज कोलकाता हाईकोर्ट ने महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की जांच सीबीआई को सौंपी है। ये हमने अभी आपको खबर बताई थी। दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और योगी की रैलियों पर जोर रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में वेल्लोर में चुनावी जनसभाएं रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम सभाएं रही हैं, उसके अलावा जो शाम को प्रधानमंत्री का नागपुर में रामटेक में वो पब्लिक मीटिंग करेंगे। उसके साथ ही साथ जो उनके पार्टी के और दूसरे स्टार प्रचारक हैं, अमित शाह हों, वो पश्चिम बंगाल और बिहार में रैलियां कर रहे हैं, राजनाथ सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वो जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी लगातार जनता के बीच में नमूदार हैं। एक के बाद एक रैलियां और चुनावी कार्यक्रम उनके हैं। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव प्रचार है वो तेज हुआ है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान, आई वो आपको सुनाते हैं। पहले तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसा कर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट,
फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड करप्शन, थर्ड एंटी तमिल कल्चर। तो ये थी प्रधानमंत्री की बात। उसके साथ ही साथ जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र, उसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, वो जारी किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। तो सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। तो इन किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। ऋषि, पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अब चरम पर है और चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे हम चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले चरण का जो मतदान होना है 19 तारीख को, अगर इस पूरे चरण को देखें तो करीब 102 के आसपास सीटें हैं और 21 राज्य के आसपास जो इलाके हैं वहां पर ये मतदान होना है। और इसमें अगर हम देखें तो करीब करीब सभी इलाके देश के इसमें शामिल हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर आपका पश्चिम का गुजरात या महाराष्ट्र का इलाका हो। इन सभी इलाकों में खासतौर से अगर हम देखें तमिलनाडु तक का जो पूरा इलाका है, सभी जगहों पर इन चुनावों को देखा जा सकता है। अब ये जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे जो चुनावी बुखार है और तापमान जैसे बढ़ रहा है, ये सब चुनावी रण में देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने वेल्लोर में जिस तरीके से सीधे तौर पर कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला और कहा कि ये दोनों तमिलनाडु के भविष्य को रोकना चाहते हैं और विकास की जो रफ्तार है उसको रोक कर बल्कि ये अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो दूसरी ओर हमने देखा, जैसे कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग दावे कर रही है। तो और आपने बात जिक्र किया कि चुनाव आयोग की किस तरीके की तैयारियां हैं, तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने भी अभी हाल ही में हमने देखा है, कुछ देर पहले खबर आई कि जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें एक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, और इन होर्डिंग्स का कोई भी मालिक नजर नहीं आता है कि ये होर्डिंग्स किसने लगाए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने एक तीखा संज्ञान लिया है और साफ कहा है, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि उस तरीके के जितने होर्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको तत्काल हटाएं, और अगर ये पता चल जाए कि किसने लगाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो एक तरफ राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप है, तो दूसरी तरफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की आयोग की जो कोशिश है वो निरंतर जारी है। जी, निश्चित तौर पर। तो ये पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसा कि ऋषि आप बता रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो चुनाव आयोग है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।